अपडेट में और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आयुष्मान भव भारत। अब इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं क्योंकि हमें आपका और आपके अपनों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आप कैसे हर छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो भी गई हो तो कैसे आप इसका बेस्ट इलाज करवा सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे, वो आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। और आज भी हम एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी बात कोई नहीं करना चाहता। एक ऐसी बीमारी जो महिलाओं के लिए कई बार जानलेवा भी हो जाती है। आज ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बात करेंगे। अब ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता महीने के चलते हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुद्र प्रसाद आचार्य हमारे बीच में हैं। नई दिल्ली के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक ऑन्को सर्जरी में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो देखिए सर, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज है जिस पर अमूमन लोग बात नहीं करते हैं या बात करना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी इसके लिए कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं, कभी कभी गलत कैंपेन्स चल जाते हैं, लेकिन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचता है। हिंदी में कह लें तो स्तन कैंसर, इंग्लिश में कह लें तो ब्रेस्ट कैंसर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये है क्या, ये होता कैसे है, इसके बारे में जितनी डिटेल्स आप बताएंगे वो उतना ही हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा सर। नमस्ते। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट या स्तन कैंसर पे। स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर आजकल ये देखा गया है कि भारत में जो हमारे मेट्रो सिटीज है जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, ये मेट्रो सिटीज में इसकी प्रभाव बढ़ा हुआ है। और ये देखा गया है कि भारत देश में पूरे साल में 15 लाख कैंसर नए केसेस डिटेक्ट होते हैं और उसमें से करीब 3 लाख से 4 लाख सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। और वुमेन कैंसर में ये नंबर 1 कैंसर है भारत देश की जो कैंसर रजिस्ट्री में। इससे चलते हम पूरे वर्ल्ड में इस महीने को, अक्टूबर को, पिंक अक्टूबर बोलते हैं और हम ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सारे चीजें बताते हैं। अपने जितने भी पेशेंट्स है, केयर गिवर से और कैंसर के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर से, सबका यही मुहिम होता है हम इसके बारे में सबको कैसे अवेयर करें। अब आती है कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। ब्रेस्ट कैंसर कुछ भी नहीं है। आप अगर अपने ब्रेस्ट में कभी भी कोई भी गांठ पाएं, इसको कहते हैं गांठ। गांठ एक पीनट या मटर की दाने की साइज की हो सकती है या नींबू की साइज की हो सकती है। ये अगर आप कभी भी अपने ब्रेस्ट में पाएं तो वो 2 तरह का हो सकता है, या तो कैंसर जनित हो सकता है या नॉन कैंसर हो सकता है। उसकी जांच के लिए हमें जो 3 हमारी मेन जांच है वो है मामोग्राफी, जो कि ब्रेस्ट की एक तरह से एक एक्सरे है, और साथ में एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन जिसमें वो सॉफ्ट है कि हार्ड है वो पता चलेगा। और तीसरा है कि उसकी एक सुई जांच जिसको हम FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, जिससे कि उसमें कैंसर सेल है कि नहीं पता चलेगा। ये जो 3 जांचें हैं इससे आपकी ब्रेस्ट कैंसर पता चलेगा। ब्रेस्ट कैंसर के हर एक कैंसर के 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 में हमारी क्योर रेट 95 to 98% है। एंड जो स्टेज 3 है उस जब होती है जिसमें कि आपकी बगल की जो जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं, उसमें अगर कोई नोड आ गई या गांठ आ गया तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं, जिसमें 70% है। और स्टेज 4 में वो लंग्स या लिवर कहीं और चला जाता है तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। उसमें भी अगर इलाज कराएंगे तो उसमें भी 30-40% क्योर है। तो सर मतलब अगर स्टेज 1 अगर आप पहले ही डायग्नोस कर लेते हैं, जो हल्के फुल्के लक्षण है उनसे पता लग जाए तो इससे क्योर किया जा सकता है। स्टेज 1 है, ठीक है। अब सर यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की हमने बात करी, आपने बताया कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या है ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अमूमन क्या होता है, आपने जैसे भी गांठ का एग्जाम्पल दिया
तो ऐसे में लोगों को नहीं पता लगता है, या लोग चेक नहीं करते हैं, या उन्हें अंदाजा ही नहीं रहता है। और खासतौर से क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो वो बताने में भी मुझे लगता है उनको हिचक आती होगी, या चेक कराने में भी हिचक आती होगी। वो लोग 10 ऑप्शन सोचती होंगी कि डॉक्टर मेल है, फीमेल है, हम किसे बताएं घर में। तो ऐसे में साइन और सिम्टम क्या है जिनसे उनको ये पता लगे कि हाँ वो शायद इस बीमारी का शिकार होने वाली हैं, या उसके लक्षण उनके अंदर आ गए हैं? सो अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट फॉर ट्रीटमेंट एट अर्ली स्टेज। अर्ली डिटेक्शन करेंगे कैसे? क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट अपना जो ब्रेस्ट का लंप है खुद ही पाल्पेट करके उनको पता चलता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्योंकि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कोई नहीं है। बाहर की देश में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, पूरे पॉपुलेशन को मामोग्राफी के द्वारा, स्क्रीनिंग मामोग्राफी के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। भारत देश में ऐसा नहीं है, ये वॉलंटरी स्क्रीनिंग है। वॉलंटरी स्क्रीनिंग या खुद अपना ब्रेस्ट को अगर कोई गांठ है उसको पल्पेट करना। तो इसलिए ये देखा गया कि हर महीने अगर अपनी जो एक डेट फिक्स करके आप अपने ब्रेस्ट स्तन को खुद जांच करें, मिरर के सामने हो, अपने बेड में लेट के हो, जैसे भी है, तो दोनों तरफ की सेंटर से चालू करेंगे और पूरा पेरीफेरी तक जब आप उसको देखेंगे, अगर कहीं भी कोई गांठ आपको लगे, इमीडिएटली आप कोई भी डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास जाइए और दिखाएंगे। तो उसमें एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होएगा। उनको अगर डाउट लगेगा वो मामोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और एफएनएसी तीनों करवाएंगे, तब जाके ये पता चलेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैडम ने बताया कि लोगों को हिचकिचाहट होती है दिखाने के लिए, तो यूजुअली या तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं या लेडी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, या ये क्या करते हैं कि उसको छुपा के बैठे रहते हैं। जब वो स्किन में इन्फिल्ट्रेट हो जाए या बगल में गांठ आके स्टेज 3 में पहुंच जाए, तब जाके ये मजबूरी में दिखाते हैं, ना कि उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके दिखाते हैं। सो बाहर की कंट्री में 70% अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है, 30% एडवांस स्टेज में। लेकिन भारत देश में देखोगे तो 35% आपकी अर्ली स्टेज में आएगा और 60 से 65% आपकी एडवांस स्टेज में आता है। ये इसलिए कि हम सजाग नहीं हैं, हमारे इसके बारे में नॉलेज होते हुए भी हम अपने आप को छुपाने के चक्कर में हम जाते नहीं हैं दिखाने। लेकिन ये इसी महीने का, जो अक्टूबर महीने का यही है कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयर हो। इसकी जो सिम्टम्स है उसमें बहुत ही सिंपल है। एक गांठ कोई भी जगह मिले, निप्पल जो सेंट्रल भाग है उसमें से कोई डिस्चार्ज हो, या आर्मपिट या बगल में कोई अगर गांठ हो, ये 3 मेन चेंज है। चौथा है स्किन में अगर चेंज है। नॉर्मल स्किन विल बी स्मूथ, लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर अंदर है तो स्किन आपका रफ हो जाएगा। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज की कवर है, ऐसे उसमें डिम्पिंग से होगी और वो रफ हो जाएगा, स्किन मोटापा हो जाएगा। सो ऐसे वाले जो 4 अगर कोई भी सिम्टम है तो इमिडिएटली आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए, वो आगे जांच करेंगे और उसको आपको कंफर्मेशन करेंगे। लेकिन ये अगर आप नहीं करेंगे, आप एडवांस स्टेज में अगर पकड़ में आएंगे, वो पूरे फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम है और आपके लिए भी प्रॉब्लम है। ठीक है सर, इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग फैक्टर्स के और कारण की बात कर रहे हैं। जैसा अभी सर के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ पर, तो उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर है क्या। लेकिन एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जाननी जरूरी है, वो है इसके रीजन। क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें और पुरानी लाइफस्टाइल में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। और इसके रिस्क फैक्टर क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर इसके रीजन क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है, प्लीज बताइए। सो ब्रेस्ट कैंसर की जो रीजन है या जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही सिंपल है। आज की डेट में हम सारे ही लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल जीते हैं, और अगर सुबह से रात तक जो भागदौड़ी रहती है, और इसलिए देखा गया कि मेट्रो में, जो भारत के मेट्रो है उसमें ब्रेस्ट कैंसर की संख्या ज्यादा है। और जो फीमेल्स है, वर्किंग वुमेन है, उनके ऊपर डबल स्ट्रेस है। एक तो फैमिली चलाने का, दूसरा है कि जो भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं उसमें भी स्ट्रेस है। एंड आप देखो इसके चलते है आपकी जो
साइकिल से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, उसमें इरेगुलरिटी देखा गया है, लेट मैरिज है। और आपके एक टर्म को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। जो पीरियोडिक टेबल होती है, जो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के, उनकी सर बात कर रहे हैं। अगर वो साइकिल का डिस्टर्बेंस भी होता है तो शायद सर आप यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक इसका रीजन हो सकता है। ठीक है सर। ऐसे ही आप देखेंगे लेट मैरिज, प्रेगनेंसी लेट होना, क्योंकि जल्दी कोई बच्चा नहीं चाहता है, लेट में होता है, और उसके हिसाब से जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो भी डिलेड होता है, लेट होता है। ये सारे फैक्टर्स है जो कि आपकी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ाती है। क्योंकि ये देखा गया है, पहले जो ब्रेस्ट कैंसर है यूजुअली 55 या 60 के ऊपर होता था, लेकिन आज की डेट में यंग ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि यंग ब्रेस्ट कैंसर का कारण ही एक ही है कि आपकी जो हार्मोनल, जिस फेज में आपको चाइल्ड बियरिंग या प्रेगनेंसी होना चाहिए था वो नहीं हो रही है, वो 5 से 7 साल के बाद हो रही है। नंबर 2 है कि स्ट्रेसफुल है, वर्क एनवायरनमेंट है, घर की स्ट्रेस है, ये सब जो चीजें हैं ये करती है। क्योंकि हमारा भोजन प्रणाली भी चेंज हो गया है। पहले सारे हम डायट्री सब वेजिटेरियन डाइट होता था, सात्विक भोजन होता था। आज की डेट में सारे नॉन वेजिटेरियन फूड, पिज्जा, बर्गर, आप कबाब, पास्ता, इसी में लोग जीते हैं। और चौथा जो कारण है जो कॉमनली देखा गया है, आप कहीं भी जाएंगे, यंग एडल्ट्स स्पेशली वुमेन, स्मोकिंग की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्मोकिंग, वुमेन स्मोकिंग हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड, कि स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों चीजें काफी तरह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर को जनरेट करने में, जीन में जो म्यूटेशंस होती है उसमें। सो ऐसे में देखा गया है कि ये जो सारे कारण है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड, लेट ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारे कारण हैं जो आपको ब्रेस्ट कैंसर के, मतलब इस तरीके की जो महिलाएं हैं उनको खतरा है, जो अपनी लाइफ को भी मैनेज कर रही हैं और जो धूम्रपान भी कर रही हैं, लेट मैरिज, और जो है बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। तो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनको इनका ज्यादा चांसेस है होने के। ठीक है सर, एक और सवाल है। अब यहाँ पर जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात हम लोग कर रहे थे, तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर वो भी बात हुई। अब सेलिब्रिटी है जो उनकी लाइफस्टाइल तो बड़ी ही मैनेज रहती है, उनकी डाइट बहुत मैनेज रहती है, उनको फिर भी हो जाता है। तो इसमें जो आम महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो हम जैसी महिलाएं हैं, वर्किंग महिलाएं हैं, वो इस चीज को कैसे मैनेज कर पाएंगी? क्योंकि अगर डाइट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तो मुझे लगता है जो सेलिब्रिटीज हैं वो बहुत हाई डाइट लेते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उन्हें इस तरीके की बीमारियां ना हो, लेकिन फिर भी वो इसकी चपेट में है। इसलिए देखा गया है कि जो कॉमन चीजें हैं, जो हमारे पुराने चीजें हैं, मेडिटेशन है, सुबह उठ के एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, और आपकी सुबह मॉर्निंग वॉक में आपको फ्री ऑक्सीजन, अच्छा वाला ऑक्सीजन मिलता है। ऑल्दो हम दिल्ली में रहते हैं तो पॉल्यूशन काफी है, लेकिन ये सारे चीज कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर जितना हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो 60 से 70% ये प्रिवेंट हो सकता है। और इसमें यह है कि जो डाइट है, आपकी डाइट आप ज्यादातर कोशिश करिएगा कि वेजिटेरियन डाइट हो। नॉन वेज में भी आप सिलेक्टिव रेड मीट अवॉइड करिएगा, और जो सिलेक्टिव आप लिमिटेड लीजिएगा। और तीसरा जो है बर्न्ट चीजें जैसे बर्न्ट कबाब है, तंदूरी है, ये सब अवॉइड करिएगा। अच्छा, जो डायरेक्ट आग, हाँ, बर्न्ट मीट बोलते हैं उसको। सो ये सब चीजें हैं जो आपकी ब्रेस्ट और जीआई कैंसर के डायरेक्ट कॉजेस हैं, तो ये वाले चीजें अवॉइड करिएगा। और बाकी सर, इससे आपने जो बोला है, इससे मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। अमूमन घर की जो रोटियां बनती हैं वो भी जब घर की महिलाएं बनाती हैं तो तवे पर रोटी सेकने के बाद वो वापस सीधे गैस में ही जाती है, तो आप उसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें उससे भी क्या बचना चाहिए? क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स की हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। नहीं, क्योंकि वो वेजिटेरियन है, वो आपकी रोटी है, आटे से बनती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बर्न्ट मीट। मीट एक तरह के एक प्रोटीन है, जो बर्न्ट होता है वो कार्बन और सेमी कार्बन बनाता है। ये आपको जो इरिटेट करता है बाउल में, मिकोजा में, उसी से आपको कैंसर की जो भी पैदा होती है। लेकिन आपको अगर रोटी थोड़ी जल गई या कुछ है तो उसमें आटे में उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी, क्योंकि उसमें कोई ऐसे, अगर ज्यादा जल गई कोई नहीं खाएगा, वो फेंक देता है। और
नॉर्मल रोटी उतना जला हुआ नहीं रहता है, वो खाली सेकने के लिए यूज होता है। सो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंट मीट इज डेफिनेटली ए कॉज ऑफ कंसर्न। और आजकल ये यंग जितने जनरेशन है और हमारे टेक से भी जितने जनरेशन है, वो रात को काम करते हैं और टेलीकॉम में या बाकी जो कॉल सेंटर्स पे, वो रात भर कुछ ना कुछ उनको बिकॉज जगते हैं तो कुछ ना कुछ जंक फूड लेते हैं। तो ये सारे कारण हैं। और बाकी डाइट के अलावा जो मेन हमारा मकसद होना चाहिए इज एक्सरसाइज, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है सर। और सर एक टर्म है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिसे BSE कहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम। अब इसको आप समझाइए कितनी बार किया जा सकता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से आपको टच करना है, और जब आप सोते वक्त भी कर सकते हैं, एक फिक्स डेट पर आप देख सकते हैं कि कहीं गांठ तो नहीं पड़ी है। तो ये BSE है क्या और इसे कितनी बार किया जा सकता है, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से ये चाइना में भी स्टडी हुई है, US में, यूरोप में, सब जगह स्टडी हुई है। द चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग जो हमारा ब्रेस्ट लम्प को जल्दी डिटेक्ट करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। और ये आपको महीने में एक बार करनी है। आमतौर पे आपकी जो साइकिल या पीरियड बोलते हैं, पीरियड जब खत्म हो जाए उसके बाद एक डेट फिक्स करनी है आपको। और क्योंकि उस समय आपकी जो हार्मोनल लेवल है वो सारा लोएस्ट होता है, तो उसी समय आप अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, मिरर के सामने हो या बेड में लेट के हो, सेंटर से लेके पेरीफेरी तक आप सारे पलपेट करें। और जब करेंगे तो 2 जगह और आपकी बगल वाली आर्मपिट और ये जो चेस्ट के ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों जगह और कोई गांठ है कि नहीं वो भी देखना है। और सर पीरियड्स खत्म होने के कितने दिन बाद तक जो है अपना विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि उसके बाद फिर हार्मोनल सर्ज मतलब बढ़ना चालू हो जाएगा, तो 1 हफ्ते के अंदर। और दूसरा चीज है कि स्किन में कोई चेंजेस है या निपल में डिस्चार्ज, जैसे कोई पानी आ रहा है या ब्लड आ रहा है, तो ये वाले चीजें आपको देखनी है। और दोनों ब्रेस्ट की सेम है या कोई अगर उसमें चेंजेस है शेप में, तो आप हो सकता है पल्पेट में आपको पता नहीं चले, लेकिन एक बार जरूर आपकी जो भी डॉक्टर या फिजिशियन के पास जाके एग्जामिनेशन करिए, हो सकता है कि और कोई चीज पकड़ में आए। ठीक है। तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत ही बड़ी जो आप खुद भी कर सकते हैं, आप मतलब खुद ही कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और आपसे सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? क्योंकि देखिए सब लोग जो ट्रीटमेंट है ना उसको लेकर बड़ी भ्रामकता फैलती है। अब जैसे मान लीजिए कीमोथेरेपी की भी बात जब करी जाती है तो लोग डरते हैं, और अमूमन हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके बाल वगैरह भी झड़ते हैं यहाँ पर। तो एक वो भी डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठता है, जैसे उनको लगता है कि हाँ जाएंगे अगर कैंसर पता लग गया तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट होगा उसमें भी वो डरते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये सिलसिलेवार आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इसके स्टेजेस भी अलग अलग हैं जैसा आपने बताया। सर ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आजकल डेवलप्ड है, क्योंकि पहले जमाने में पूरे ब्रेस्ट निकाला जाता था जिसको मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी बोलते थे। आजकल की डेट में ब्रेस्ट निकाला नहीं जाता पूरा, ओनली गांठ को निकाला जाता 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा टिश्यू के साथ में, नॉर्मल टिश्यू के साथ में, और बाकी जो ब्रेस्ट को हम रेडिएशन देते हैं। और बगल की जो गांठ है उसमें भी डेवलपमेंट आ गया, सेंटिनल नोड बायोप्सी बोलते हैं। हम ब्रेस्ट के ट्यूमर में एक डाई डालते हैं, वो जाके जिस नोड को पकड़ेगा सिर्फ उसी नोड को निकालते हैं, और बाकी पूरी लिम्फ नोड की डिसेक्शन भी नहीं करनी पड़ती। तो ब्रेस्ट कैंसर की और जो ब्रेस्ट की शेप है उसको मेंटेन करने के लिए हम अंदर की ब्रेस्ट की जो बाकी फैट है उसको मोबिलाइज करके ब्रेस्ट की शेप को भी सेम रखते हैं। जरूरत पड़े तो नेचुरल हमारी स्किन और मसल पीछे से लेके रोटेट करके उसमें डाल के उसको फिलिंग करते हैं, ताकि आपकी दूसरे साइड की ब्रेस्ट के साथ वो सिमिलर हो जाए। तो ब्रेस्ट कैंसर की जितनी सर्जरीज है वो आजकल बहुत डेवलप हो गया है, और उसी हिसाब से हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है, तो इसमें ER-PR और HER2/neu 3 हार्मोन की हम जांच करते हैं। ER-PR और HER2/neu अगर वो ट्रिपल नेगेटिव है तो रिस्क थोड़ा हाई होता है, उसकी ट्रीटमेंट मेडिकल या केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर वो
पॉजिटिव है तो इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट और केमोथेरेपी मिक्स करके देते हैं। और प्लस काफी चीजें हैं, जैसे अगर बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है तो उसमें हम नए नए चीजें केमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड थेरेपी और चीजें देते हैं। और तीसरा है कि जो रेडियोथेरेपी है वो भी आजकल IMRT बोलते हैं, IGRT और IMRT, ये पूरा आपकी लेटेस्ट वाले रेडियोथेरेपी टेक्निक्स है जिसमें आपको आमोतन लंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये सारे चीज सेफ है जी। लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि अर्ली डिटेक्शन अगर करेंगे तो ये सारे ट्रीटमेंट से आपको 100% कामयाबी मिलेगी। जितने लेट स्टेज में पकड़ में आएगा तो आप जितने भी स्पेंड करें आपको उतनी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे जिस स्टेज में आपकी डायग्नोसिस होगी डॉक्टर उस स्टेज की ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन वो आपकी स्टेज रिवर्स नहीं कर सकता। लेकिन जिस स्टेज में आप आएंगे उसी स्टेज का ट्रीटमेंट होगा। इसलिए सारा मुहिम इसी पे है कि इसको अर्ली डिटेक्ट कैसे करें। उसका बेस्ट उपाय ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और मौका मिले तो हमारे जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं साल में एक बार 40 साल 45 साल के बाद साल में एक बार मामोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करा के अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ में ब्रेस्ट को एग्जामिन कराएंगे तो कोई भी हमारा एबनॉर्मलिटी या गांठ होगा वो इमीडिएटली पकड़ में आएगा। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन किया। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि देखिए हम लोग इसके बारे में भी जान गए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जान गए और सेल्फ डिटेक्ट कैसे करना है ऐसे भी जान गए हैं। जो स्टेजेस थी उनके बारे में भी आपने अच्छी नॉलेज दी है। अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ट्रीटमेंट की हमने बात करी, इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं और ये कब तक रहते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है सर। साइड इफेक्ट देखो, सर्जरी का तो आपको 1 महीने के अंदर आपकी सर्जरी के बाद जो आपकी ब्रेस्ट की जो शेप है वो सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जो केमोथेरेपी चलती है, केमोथेरेपी के दौरान आपकी जरूर जैसे बाल झड़ना, आपको थकावट लगना और काम करने में मन नहीं लगना, भूख कम होना, ये सारे काफी कॉमन है। लेकिन ये सब चीजें हम आजकल न्यू मेडिसिन कुछ हैं जो साथ में देते हैं ताकि ये इसके साइड इफेक्ट कम हो। और जो भी बाल झड़ने के लिए डरते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद उसको जरूर देखने जाइएगा, उसका बाल पहले से ज्यादा बाल होता है। क्योंकि जो एक बार जैसे आपने देखा कि तिरुपति जाके लोग बाल निकालते हैं, आने के बाद उनकी जो सेकंड बाल की क्रॉप होती है वो ज्यादा होती है। सेम चीज यहाँ होती है, केमोथेरेपी के बाद की जो बाल आती है वो और ज्यादा डेंस और अच्छे होते हैं। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो बाद में उसी पे बाल ठीक कर करके वो मॉडल्स बन गए हैं। तो ये नहीं दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बाल झड़ेगा तो मैं केमोथेरेपी नहीं लूंगा। आपको 6 महीने बाद ही आपको पता चलेगा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी है। ठीक है। तो सर आपने देखिए यहाँ कीमोथेरेपी की बात करी, लोग इससे डरते भी हैं और इसके बारे में जब सुनते हैं तो अलग अलग सवाल भी आ जाते हैं। ऐसे में आपने ये जो अभी बालों वाली बात थी वो क्लियर कर दी, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का, डायग्नोस से शुरू होता हुआ ट्रीटमेंट का प्रोसेस, उसके साइड इफेक्ट, ये एक कितना लंबा प्रोसीजर होता है? टोटल ट्रीटमेंट प्रोसेस आपकी 6 महीने की है। उसके बाद आपको 2 से 3 महीने लगेगा रिकवरी में। तो मैं कहूंगा कि 1 साल के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे कि इनको कभी कोई बीमारी थी या कैंसर था। 1 साल के बाद वो पहले जैसे थे सेम रहेंगे। लेकिन ये जरूरी है फैमिली केयर गिवर्स को उनके साथ पूरी टाइम तक साथ रहना है और सारे ट्रीटमेंट में उनको हेल्प करना है ताकि ये पूरी आपकी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सही से हो जाए और ये आपकी जो हडल है वो पार करके आप पहले जैसे नॉर्मल होके सारे ऑफिस जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर रुद्र प्रसाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहां हम लोगों ने इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जागरूक भी किया और उन तक सही जानकारी भी पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के चलते हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और ऐसे में कुछ लक्षणों को पहचान कर आप इससे बच भी सकते हैं।
तो आयुष्मान भव भारत में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। लूंगी आपसे इजाजत, नमस्कार।